लिए इवन 50,000 तक का हम स्कॉलरशिप देते हैं। और कोई 3 इयर्स इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है, MA MSc वगैरह कर रहा है, 30,000 रुपीज़ उसमें हम देते हैं स्कॉलरशिप ईयरली। फिर उसके बाद हमारे किसी मज़दूर को, जैसे मैंने पहले बताया, डिसेबिलिटी हो जाती है तो 75,000 रुपीज़ देते हैं। किसी को क्रॉनिक इलनेस है, ऐसी कोई बीमारी है, जैसे मान लो भगवान ना करे उन्हें कोई कैंसर या ऐसी जो जानलेवा बीमारी है, तो उसमें 1 लाख रुपीज़ का जो है उसमें हम सपोर्ट देते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से हो गया, इंश्योरेंस हो गया? नहीं, इंश्योरेंस नहीं है डिपार्टमेंट, हाँ, लेबर जो बोर्ड है उसकी तरफ से ये स्कीम्स है। जो पैसा हमारे को कलेक्ट होता है लेबर सेस के नाम पे, तो वो जो पैसा है हम इन्हीं की वेलफेयर के लिए लगाते हैं। तो इसमें एलिजिबल कौन है? वही जिनका लेबर कार्ड बना हो। और लेबर कार्ड किसका बनता है? जो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं मजदूर, उनका ये लेबर कार्ड बनता है और वही अवेल कर सकते हैं इनको। स्कीम्स को अवेल करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लेबर कार्ड तो बनाए हैं, लेकिन अवेल कैसे करना है इन स्कीम्स को, उसका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो एक लेबर का काम करने वाला एक दिहाड़ीदार मजदूर हो, चाहे वो किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करने वाला कोई शख्स हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ताकि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी लेबर कमिश्नर मीनाक्षी कौल जी। बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। विभाग जो है ये लेबर डिपार्टमेंट जो है क्या कुछ काम करता है, और लेबरर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पे जो है सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू सो मच। मीनाक्षी जी, अगर बात करें हम, आपका जो ये विभाग है क्या कुछ काम रहता है इसमें, और किस तरह से जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, जो हमारा जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, आपको जैसे कि पता ही है, इसमें जो हमारा मेन मैंडेट होता है वो लेबर जो है, हमारी जो वर्किंग क्लास है, उसके वेलफेयर के लिए हम जो भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए वो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं तो उनके कौन से राइट्स हैं, कौन से उनके हक हैं। जैसे कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको काम करते वक्त अगर लग जाए तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है हमारे पास। अगर कोई 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस किसी भी जगह पे कर रहा है तो ग्रेचुइटी एक्ट है, उसे ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए। तो इस टाइप के डिफरेंट लगभग हमारे पास 29 एक्ट्स हैं, जिसके तहत हमारा डिपार्टमेंट जो है ये काम करता है और इंश्योर करता है कि सबको ये जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली मिल सकें। इसमें हमारा एक सेक्टर ऐसा भी आ जाता है, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोग काम करते हैं, तो उनके लिए भी हमने पीछे ही एक बहुत ही बढ़िया स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई श्रम जैसे कि लॉन्च की थी। आपको पता होगा, बहुत ही मुहिम चलाई थी हमने इसमें। तो इसमें लगभग हमारे पास 34 लाख लोग जो हैं उसको हमने रजिस्टर भी किया यहाँ स्टेट में। तो मेन बेसिक एम उसमें तो हमारे यही था कि एक हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा कलेक्ट हो सके, ताकि, और उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी था 2 लाख का। पहले तो इसमें हमें भी उतनी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी, अब इसमें भी सेंटर से गाइडलाइंस आ गई हैं कि किसी को इसमें अप्लाई करना है वो पैसा लेने के लिए, तो वो भी सारा बन चुका है कैसे वो करना है। तो ये आ गई हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं, किसी शॉप्स में काम कर रहे हैं, उनके क्या हक हैं, उनके वर्किंग आवर्स कैसे होने चाहिए, वहाँ हेल्थ का क्या होना चाहिए प्रावधान। कहीं लेडीज़ काम कर रही हैं तो उन्हें वहाँ क्रच की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी लेबर राइट्स लेबर से रिलेटेड है, इन सब को जो है हम इंश्योर करते हैं कि फील्ड में जो है ये जो है लोगों को प्रॉपरली मिले। अगर कहीं पे ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि कहीं पे प्रॉपरली उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो लोग जो हैं दे आर मोस्ट वेलकम। हमारी लेबर कोर्ट्स हैं, हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक ALC बैठता है, दैट इज़ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। उसके पास जाके उसकी कोर्ट लगती है। अगर कोई इन्फ्रिंज होता है किसी का राइट, तो वहाँ जाके वो अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। वहाँ हमारे बाकायदा कोर्ट केसेस चलते हैं और वहाँ पे हम प्रॉपर जजमेंट्स भी देते हैं। और जो लोग हैं जिनके हक प्रॉपरली नहीं मिलते हैं तो उन्हें जो है जस्टिस जो है वो प्रॉपरली मिलती है। यही मेन काम है हमारा लेबर डिपार्टमेंट का। इसके अलावा हमारा एक एक्ट है जिसमें कि हम जो हमारे ALCs हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सेस कलेक्ट करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो 10 लाख से ऊपर या कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती है तो लेबर सेस हम उसमें कलेक्ट करते हैं। और ये जो लेबर सेस है जाके इकट्ठा होके फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है हमारा, जो कि जो लेबरर्स हैं हमारे जिनके लेबर कार्ड्स बने हुए हैं, उन सब के लिए वेलफेयर स्कीम्स जो है
वो भी चलाते हैं। मतलब हमारे डिफरेंट रोल्स हैं। एक तो हमारा एडजुडिकेशन का पार्ट है, फिर हमारा इंस्पेक्शंस का पार्ट है, फिर हमारा वेलफेयर का काम भी है फॉर द लेबरर्स। जो मज़दूर हमारा तबका है, जो कंस्ट्रक्शन, मोस्टली इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं जिनके लेबर कार्ड्स बने हुए हैं, तो उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स, उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स देते हैं। या काम करते वक्त किसी लेबरर को मान लो लग जाए, 1 महीने के लिए वो डिसेबल हो जाए, तो उसको उस टाइम पे हम 10,000 रुपये की सुविधा देते हैं। या किसी लेबरर को क्रॉनिक डिजीज़ हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम पे भी हमारी बड़ी सारी स्कीम्स हैं जिसमें कि हम उनकी हेल्प और उनके वेलफेयर के लिए आगे आते हैं। ये मेन मैंडेट जो है लेबर डिपार्टमेंट का है। अभी अगर हम बात करें, अभी क्या चल रहा है? अभी तो वही, हाँ हाँ, अभी जैसे अभी आजकल लेटेस्ट हमारी चाइल्ड लेबर भी हमारा इसमें एक्ट है कि हमने चाइल्ड लेबर 14 ईयर से जो बच्चे हैं नीचे, उनको एजुकेशन में ही इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उनके लिए कहीं चाइल्ड लेबर तो नहीं हमारे को बाज़ार में मिल रहा है, तो उसके लिए हम इस टाइम स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं, जो कि 20 नवंबर से हमने स्टार्ट किया और 10 दिसंबर के लिए एक स्पेशल ड्राइव हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। और सारे एएलसीज़ इस वक्त जो है फील्ड में चेक कर रहे हैं, जहाँ पे मोस्टली रेस्टोरेंट्स, ढाबाज वगैरह, इसमें जैसे अभी जम्मू में भी हमने कम से कम 15-20 लोकेशंस पे हमने ड्राइव चलाई है। इवन हमने गाँव के एरिया भी इसमें कवर किए हैं, जैसे खोड़ हो गया, अखनूर, झोड़ियाँ, पलांवाला, कुंजवानी। कल बस स्टैंड में भी हमने ड्राइव चलाई थी। तो ये हमारा इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, ये सब हम जो है रेगुलर लेवल पे ये चलती रहती हैं हमारी ड्राइव्स। जैसे आपने कहा कि जो प्राइवेट जॉब्स वगैरह करने वाले हैं, जो उनके साथ अन्याय होते हैं, अगर हम बात करेंगे बड़ी बड़ी एजेंसीज़ की या कंपनीज़ की या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसके साथ कहीं कोई हमारी तरफ से कोई इस तरह की गलती ना हो या हमारी तरफ से कोई अन्याय जो है हमारे एम्प्लॉय के साथ ना हो। लेकिन जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबाज हैं या छोटी छोटी कोई लोगों ने काम खोले हुए हैं, वहाँ पे देखने में आता है कि लोगों के साथ जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयर उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं या उनकी तनख्वाहें नहीं देते हैं या बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो उस तरह के मामलात कोई आते हैं आपके पास? हाँ जी, हमारे पास इसमें भी अक्सर आ जाते हैं केसेस। हमारे पास डिफरेंट एक्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, लगभग 29 एक्ट्स में हम काम करते हैं। तो इसमें आ गया, मान लो कोई कहीं पे काम कर रहा है और उसको सैलरी टाइमली नहीं मिल रही है, तो हमारे पास है एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो 7 तारीख से पहले पहले ऐसे रूल है कि 7 तारीख से पहले पहले सैलरी मिल जानी चाहिए। अगर उसको सैलरी नहीं मिली है किसी कारणवश या डिलेड मिली है, तो वो आके हमारे पास कंप्लेंट कर सकता है, केस लगा सकता है। उसमें फिर हम उसके ओनर को भी यहाँ पे कॉल करते हैं, कोर्ट केस चलता है प्रॉपर, और वकील भी आते हैं, इसमें प्रॉपर सुनवाई होती है, और जो जेन्युइन होता है, जो जस्टिस होता है, वो हम इसमें करते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि ये अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, तो लोग जो है उन्हें भी पता हो कि हमारे क्या हक हैं, कौन से एक्ट्स हैं। हमारी वेबसाइट है जेके लेबर डिपार्टमेंट की, उसमें भी विजिट कर सकते हैं। ये सारा जो है उसमें भी डिटेल में दिया गया है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, अभी पीछे भी एसआरओ निकला कि मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, उससे नीचे जो है वो किसी भी एम्प्लॉयर ने उससे कम जो वेजेस हैं वो नहीं दे सकता है। उसके लिए फिर पेनल्टीज़ हैं, फाइन्स हैं, या कोर्ट केस यहाँ पे लगा सकता है। जो भी एक्ट के तहत, कानून के तहत जो भी होगा, उस पर वो कार्रवाई होती है। वेजेस एक्ट अभी क्या चल रहा है? अभी पहले तो 225 था ना अनस्किल्ड के लिए, हाँ, तो अब 310 रुपये हो गया हुआ है। तो इसमें मतलब अलग अलग कैटेगरीज़ है, उनका अलग अलग जो है रेट है। अनस्किल्ड लेबर है तो उसका कितना है, सेमी स्किल्ड कितना है, स्किल्ड है, उसके रेट्स डिस्क्राइब्ड हैं। तो जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है उसी के हिसाब से उसको पेमेंट होनी चाहिए। अगर किसी की नहीं होती है, उसको किसी टाइप की शिकायत है, वो हमारे एएलसीज़ के कोर्ट में आके कोर्ट केस कर सकता है। तो जो भी हमारे एएलसीज़ होंगे एज़ पर लॉ या एज़ पर रूल है, फिर उसमें जजमेंट दे देते हैं। जो लोग काम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं एम्प्लॉय के रूप में, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अपने हक हकूक़ की जानकारी रखनी है, जिस मतलब अगर केस करना है, मैं किसी के पास काम करता हूँ, मैंने केस करना है, मैंने क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ साथ में लगानी है? क्या प्रूफ्स होंगे जो मैं प्रूफ कर पाऊँ कि मैं किसके पास काम करता हूँ? देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगी, जैसे हमारे पास भी हम देखते हैं रोज़मर्रा में केसेस आते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जहाँ कहीं पे वो जॉब उन्हें मिलती है, सबसे पहले उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर होना बड़ा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास प्रूफ ही नहीं होता है कि वहाँ, कोई कहता है कि मैंने 90 से मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ,
तो उसके जो एम्प्लॉयर होता है उसने उसका प्रोविडेंट फंड लेट काटना शुरू किया होता है 1-2 साल के बाद, तो वो प्रूव कर देता है कि नहीं जी ये तो 92 से यहाँ पे काम कर रहा था। तो जब किसी की जॉब लगती है उसका पहले हक है कि वो अपॉइंटमेंट लेटर उससे ले, ताकि कल को कभी कोई परेशानी आए एटलीस्ट वो प्रूव तो कर सके। फिर उसके बाद हमें ये भी जागरूक होना चाहिए कि भाई हमारा पीएफ जो है या ईएसआईसी के दायरे में हम आते हैं वो प्रॉपर्ली कटना चाहिए, क्योंकि जब कोई कोर्ट केस लगता है फिर हम वहाँ से भी उस वक्त देखते हैं कि पीएफ इसका कटा है इस डेट से, तो इसका मतलब है अगर अपॉइंटमेंट लेटर मान लो इन केस नहीं भी है तो उसका पीएफ 92 से कटा है या 90 से कटा है, जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो उससे हमें वहाँ पर आसानी होती है कि इस डेट से ये प्रूव हो गया कि ये इस जगह पे काम करता था। तो कल को जब हमने उसकी ग्रेजुइटी बनानी होती है या कुछ होती है तो उस वक्त जब हमें भी उसमें हेल्प होती है, और वो जो जिसने कंप्लेंट की होती है तो उसको भी, हाँ उसकी भी मदद। इसलिए जब भी वो कहीं काम करें उनका अपॉइंटमेंट लेटर, उनके जो पीएफ है प्रॉपर्ली कट रहा है कि नहीं, ईएसआईसी जो है उसका शेयर वो प्रॉपर्ली जा रहा है कि नहीं, उसको भी सावधान रहना है इस चीज़ों के लिए, ताकि कल को कभी कोई परेशानी आए तो वो प्रॉपर जब आए हमारे पास, क्योंकि कानून तो सबूतों पे चलता है, तो उस टाइम उसको कोई परेशानी ना हो। इसलिए जागरूक जो वहाँ पे एम्प्लॉई है उसको भी रहना है इन सब चीज़ों के लिए। ये जो भरोसे पे काम चलता है, ट्रस्ट पे कि आप लग जाओ हम आपको इतनी वेजेस देंगे, फिर 2-4 महीने के बाद निकाल देना, मतलब इस तरह के मामला जो सामने आते हैं। नहीं वो तो वही मैं कह रही हूँ ना, वो एम्प्लॉई जो है एम्प्लॉयर का तो है ही है, हम भी इसमें चेकिंग करते हैं। जैसे हमारे जो लेबर इंस्पेक्टर्स लेबर ऑफिसर्स जाते हैं वहाँ पे हम रजिस्टर देखते हैं बाकायदा, किसी भी मान लो शॉप पे चले गए कहीं भी चले गए, वहाँ हम देखते हैं कि कितने एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, इतने करते हैं इनके, फिर हम देखते हैं कि वेजेस रजिस्टर यहाँ बना हुआ है कि नहीं, इनका पीएफ कटता है कि नहीं। वो तो रेगुलर इंस्पेक्शन सब करते ही हैं, बट आपको जैसे कि पता है इतना बड़ा जम्मू शहर है तो हर जगह तो हमारे पास इतना स्टाफ भी नहीं है कि इंस्पेक्शन कर सकें हम। इसलिए जो वहाँ पे एम्प्लॉयर है उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने पूरे प्रॉपर रजिस्टर बनाए, और जो भी उनके पीएफ और जो भी कानून के तहत जो भी उसको काटना है वो उनको प्रॉपरली दे। और एम्प्लॉई जो है वो काम कर रहा है उसको भी अपना देखो राइट्स उसको जब तक नहीं मिलेंगे उसको भी रहना है कि भाई मेरा क्या क्या कानून के दायरे के तहत मेरा पीएफ कटना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, या वेजेस मुझे कैश में नहीं मिलनी चाहिए, हाँ अकाउंट में आ जाए, ताकि वो बाद में प्रूफ, हाँ क्योंकि फिर उससे कई बार क्या होता है सबूत नहीं होता तो स्कॉट फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये एम्प्लॉयर का भी फ़र्ज़ है, एम्प्लॉई का भी फ़र्ज़ है अपना जो है प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह रहे, और साथ में हमारा डिपार्टमेंट उसका तो रोल है ही है वो चेकिंग का। जी जी मैम, जिस तरह से आपने कहा कि लेबरर्स के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं यहाँ पे, बशर्ते उसके पास लेबर कार्ड होना चाहिए। दिहाड़ीदार मजदूर मतलब जो लोग हैं कंस्ट्रक्शन में जो लोग हैं वो लोग इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जो हमारा लेबर सेस कटता है वो बोर्ड में जाता है और वहाँ से हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं। इसमें डिफरेंट हमारी स्कीम्स है। पहले तो हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, इनके जैसे क्लास 1 to 5th में बच्चे जिनके पढ़ रहे हैं 2 बच्चों के लिए देते हैं हमने 2500 रुपये का स्कॉलरशिप है उनके लिए। हाँ नहीं ईयरली, हाँ। फिर उसके बाद 6th से 8th में जो पढ़ते हैं उनका 3500 रुपया है। फिर 9th से 10th में जो पढ़ते हैं उनका 4500 है। 11th 12th के बच्चों का 6000 है, और जो डिग्री बच्चे कर रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम उनका 10,000 है। और अगर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो उनके लिए इवन 50,000 तक का हम स्कॉलरशिप देते हैं। और कोई 3 years इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है, एमए एमएससी वगैरह कर रहा है, 30,000 रुपीज़ उसमें हम देते हैं स्कॉलरशिप ईयरली। फिर उसके बाद हमारे किसी मज़दूर को जैसे मैंने पहले बताया डिसेबिलिटी हो जाती है तो 75,000 रुपीज़ देते हैं। किसी को क्रॉनिक इलनेस है, ऐसी कोई बीमारी है जैसे मान लो भगवान ना करे उन्हें कोई कैंसर या ऐसी जो जानलेवा बीमारी है, तो उसमें 1 लाख रुपीज़ का जो है उसमें हम सपोर्ट देते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से हो गया, इंश्योरेंस हो गया? नहीं इंश्योरेंस नहीं है डिपार्टमेंट, हाँ लेबर जो बोर्ड है उसकी तरफ से ये स्कीम्स है। जो पैसा हमारे को कलेक्ट होता है लेबर सेस के नाम पे, तो वो जो पैसा है हम इन्हीं की वेलफेयर के लिए लगाते हैं। तो इसमें एलिजिबल कौन है? वही जिनका लेबर कार्ड बना हो। और लेबर कार्ड किसका बनता है? जो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं मजदूर, उनका ये लेबर कार्ड बनता है और वही अवेल कर सकते हैं इनको। स्कीम्स को अवेल करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लेबर कार्ड तो बनाए हैं लेकिन अवेल कैसे करना है इन स्कीम्स को उसका पता नहीं है। अब देखिए पहले तो ऑफलाइन मोड से हमारी सारी सर्विसेज थी, अब ऑनलाइन सर्विसेज है हमारी। किसी को भी जो है वो अप्लाई ऑनलाइन मोड से ही करना है।
हमारी जो है वेबसाइट है जो हमारी डिपार्टमेंट की, उसके थ्रू ही, या जेके बोर्ड जो है उसकी भी अपनी जो है वेबसाइट है, उसके थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस है। किसी भी नियरेस्ट सीएससी सेंटर में जा सकते हैं, नियरेस्ट ऑनलाइन कोई भी सेंटर हो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही विद इन टाइमलाइन। इसमें भी क्योंकि ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर हमारी ये सारी सर्विसेज भी हैं, टाइमली इसका जो है डिस्पोजल हो जाएगा इसमें। अब जैसे बच्चों के लिए आपने कहा कि इसमें मतलब स्कीम है, तो उस बच्चों की स्कीम के लिए अवेल करने के लिए बच्चों के सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने हाँ पड़ेंगे? हाँ, वो तो पहले एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना कि ये स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो प्रिंसिपल या जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो उनको सर्टिफिकेट देता है कि ये हाँ, ये जो बच्चा है ये हमारे स्कूल में यहाँ पे पढ़ रहा है। वो सर्टिफिकेट और कुछ जो मिनिमम जो है आपका आधार कार्ड हो गया कि भाई वही बच्चा है कि नहीं, या उनका बैंक अकाउंट का डिटेल और लेबर कार्ड, सिंपल सी कुछ इसमें है डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उन्होंने अप्लाई करना ऑनलाइन मोड से, और ऑनलाइन मोड से ही डिस्पर्स भी उनके डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में पैसा चला जाता है। तो आपको पता है ऑनलाइन सर्विसेज ये तो बहुत गुड इनिशिएटिव है, और 1000 से ऊपर सर्विसेज पूरे हाँ ऑनलाइन हो गई हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो चुकी हुई है। ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा, करप्शन वगैरह इसमें तो बहुत कमी आ चुकी है, आपको जैसे कि पता है। तो हमारी जितनी भी डिपार्टमेंट की सर्विसेज है सारी ऑनलाइन मोड से हम दे रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि किसी को इंजरी आ जाती है या किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? मतलब उसको मेडिकल करवा के उसके बाद में अप्लाई करना है, या पहले अप्लाई कर सकते हैं कि जब उसको वक्त नहीं, मतलब जब वो अप्लाई करेंगे उसके साथ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे सारे दिए हुए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ तो हाँ ट्रीटमेंट भी उसको पैसा मिल सकता है? हाँ हाँ, वो सारा उसने अप्लाई करना है, नहीं उसने अपने वो सारे लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स, वो अप्लाई करेंगे। फिर ये केस जो मतलब कम पैसों का है वो तो यहीं पे हो जाता है, जो थोड़े ज़्यादा है तो वो ऊपर तक वो जाता है, उसकी अप्रूवल मिलती है, फिर वो जो पैसा है डायरेक्टली उनके खातों में चला जाता है। मैक्सिमम आपने कहा कि अभी हम ड्राइव चला रहे हैं, जो चाइल्ड लेबर्स हैं, जो लोग काम करवा रहे हैं, अभी ढाबों की आपने बात की, रेस्टोरेंट या छोटे मोटे जो इदारे हैं, हमने देखा है कई बार लोगों के घरों में जो बड़े बड़े घर होते हैं लोगों के, या बहुत सारे, अब नाम क्या लेना किसी का, तो वहाँ पे बच्चों से काम करवाया जाता है। तो उस पर कोई चेक रखा जाता है कि 14 साल से कम बच्चा कोई काम तो नहीं करवाया जा रहा है, या उसको मारा पीटा तो नहीं जा रहा है, या कुछ इस तरह का? देखिए हाँ, इसमें तो हम यही करते हैं कि रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, और अगर ऐसे हमारे पास कभी कोई कंप्लेंट आए, तो कभी कंप्लेंट आ भी जाती है तो हम उस टाइम हमारी चाइल्ड लाइन के साथ में, चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ मिलके हम काम करते हैं। हमारे एएलसी के पास जैसे ही ये कंप्लेंट आती है वो मौके पे उसी वक्त चला जाता है खुद डायरेक्टली, और वहाँ इंस्पेक्शन करता है। फिर उसका आधार कार्ड वगैरह देख के उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है कि 14 साल से वो नीचे तो नहीं है। अगर 14 साल से नीचे है तो जो भी कार्रवाई होगी अंडर द एक्ट वो तो उस पे ज़रूरी लाजमी है होगी। और इसके लिए मैं बता ही रही हूँ, रेगुलर हम साल में तो ड्राइव्स चलाते हैं, अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं, और ये चल ही रहा है रेगुलर प्रोसीजर हमारा फील्ड में। अगर कंप्लेनेंट कोई अड़ोस पड़ोस का है, अगर मैंने किसी को देखा कि कोई मिसयूज़ कर रहा है, बच्चे के साथ मारपीट कर रहा है, या उसको मतलब वेजेस के नाम पे जो है उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, तो क्या कंप्लेंट कोई दूसरा भी कर सकता है? उस पे भी एक्शन होता है? हाँ जी जी जी, कंप्लेंट वैसे मोस्टली ऐसे ही केसेस में आती है, आस पड़ोस से ही आती है। बच्चे तो कम ही करते हैं कंप्लेंट, उन्हें इतना पता भी नहीं होता। जो भी कंप्लेंट आती है उसका हम फ़ौरन उसकी कॉग्निसेंस लेके वहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं, और जो भी कानून के दायरे में अगर वो गलत काम हो रहा है उस पर एक्शन ज़रूर होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैम, जो छोटे छोटे कोई खोखास खोल रहे हैं, दुकानें खोल रही हैं, कोई रेडी फड़ी वाले खोल रहे हैं, क्या उनके लिए भी कुछ स्कीम्स या कोई रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह का हाँ, ये आपको मैं बता रही हूँ ना, ई श्रम की जो स्कीम हमारी पीछे थी, तो उसमें हम उन सबको, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब ही है कि ऐसे लोग जो ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे अब मान लो फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो काम कर रहे हैं, उनका तो आपका ईएसआईसी के दायरे में भी आता है, पीएफ भी कटता है। दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया, क्योंकि उनकी वहाँ एसोसिएशंस भी ऑर्गेनाइज्ड है एक जगह पे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यही सब आ गए, रेडी वाले, फड़ी वाले, दूध वाला, सब्जी वाला, जिनका तो पीएफ कौन काटे, उनका ना पीएफ कट रहा है ना ईएसआईसी के, दे आर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इनके लिए भी जो हमारे नए, आपको पता 4 कोड्स भी हैं कि आगे आने वाले टाइम पे वो इम्प्लीमेंट होंगे, तो उसमें भी सोशल सिक्योरिटी, कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी है। तो आगे आने वाले टाइम पे सोशल सिक्योरिटी, ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके पास कोई
जीने के लिए उतना मतलब सहारा नहीं है, तो उनके लिए भी ऐसी स्कीम्स बनेंगी। इसीलिए जो है ई श्रम के द्वारा पहले डेटा कलेक्शन जो है दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आपने देखा होगा कोविड में बड़ी समस्याएँ आए इन लोगों के पास, तो उस टाइम तो देखा आपने पैदल भी लोग चल रहे थे। ऐसे लोगों का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं था हमारे पास, सरकार के पास, कि इनके लिए कोई स्कीम्स बनाई जाए या इनकी कोई टाइमली हेल्प की जाए। मान लो पैसा ही इन्हें देना हो, ना इनका अकाउंट नंबर था, ना इनकी डिटेल्स थी। तो इसलिए कोविड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी कॉग्निसेंस ली और सारी जो सेंटर एंड स्टेट्स हैं उन्हें यही डायरेक्शंस दी कि एटलीस्ट हमारे पास इनका डेटा हो। तो इसी के लिए ई श्रम स्कीम जो बनाई गई और ये डेटा एटलीस्ट हमारे पास है आज की डेट में। इनके हमारे पास पैन कार्ड, आधार नंबर, इनका बैंक अकाउंट, अगर हमें इनसे इन तक रीच करना है तो एटलीस्ट वी हैव अ डेटाबेस। अगर कोई फ्यूचर में कोई स्कीम बनानी हो, कुछ हो, और अभी तो मैं कह रही हूँ इनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी 2 लाख रुपए का है। ऐसा प्रोसीजर भी बन गया कि हाउ टू गेट दैट मनी, तो वो प्रॉपर प्रोसीजर भी बन चुका है। तो ऐसे कोई हो गया, अगर किसी को होगी ज़रूरत, आपकी भी नॉलेज में है, तो उन्हें आप हमारे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। जी। मैम लोग ना डरते हैं कि यार केस करेंगे, मतलब कोई अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो यार छोड़ो, 10-20-50 हज़ार की बात है तो उसके पीछे हमें कोर्ट में सालों साल लग जाते हैं। तो क्या यहाँ पे भी कोर्ट में कितना समय जो लग जाता है किसी केस को ख़त्म होने में? देखिए, जो अगर ऐसे डायरेक्टली कोर्ट में जैसे करते हैं तो उसमें आपको पता है दैट इज़ अ लेंथी प्रोसीजर, क्योंकि कोर्ट्स जो है ओवरबर्डनड है, उनके पास हर टाइप के केसेस हैं। बट ये जो हमारी हम वी आर क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़, हमारा जो मैंडेट ही है लेबर रिलेटेड जो भी केसेस हैं उन्हीं को डील करना है। और इधर कोई लेबरर अगर कोई आता है तो उसे ज़रूरी नहीं है कि उसे वकील करने की ज़रूरत है। वो सिंपली अपनी कंप्लेंट एक एप्लीकेशन लिख के दे सकता है, तो वो खुद भी अपना केस यहाँ पे लड़ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा है, कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कि 3 महीने के अंदर जो है केस जो है सॉल्व हो जाए हमारा। तो ये स्पीडी डिस्पोजल है यहाँ पे। इसीलिए जो है लेबर कोर्ट्स जो हैं अलग ही बनाई गई हैं, क्योंकि वो मज़दूर तबका है, उसको जल्दी स्पीडी जस्टिस की ज़रूरत है। उसके पास इतना टाइम नहीं है, अपनी दिहाड़ी तोड़ के वो कोर्टों के चक्कर इतने नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे एक तो ईज़ी सिस्टम है, ईज़िली उसको जस्टिस मिल सकता है और बड़ा स्पीडी डिस्पोजल है। पहले तो हमारा ऑफलाइन मोड से जैसे कोर्ट केसेस लगते थे, बट अभी हमने पिछले साल से LCCMS पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। जैसे कि हाई कोर्ट में भी ऑनलाइन सिस्टम चलता है, यहाँ पे भी अब ऑनलाइन जो कोर्ट केसेस हैं वो चलते हैं, ताकि हमें पूरी नज़र रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी केसेस चल रहे हैं तो उनकी मॉनिटरिंग भी हमारे लिए ईजी हो जाती है। हमें भी पता चलता है कि केस कब का लगा है, कितनी तारीखें डल चुकी हैं, तो हम भी उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर पाते हैं। नेक्स्ट मैम, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से आम जनता के लिए? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट है ये लोगों के हकों के लिए ही है, लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए ही है। तो इसलिए लोग जो हैं वो भी खुद जागरूक बने। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अपने राइट्स जो हैं उनको पहचानिए, अपने राइट्स जो हैं उन्हें जानिए, और कौन कौन से हमें मतलब अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हमारे पास कौन से कानून हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं। और लेबर डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा तत्पर है आप लोगों की मदद करने के लिए। तो आपने आगे बढ़कर आना है। अगर आपको कहीं चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर या इसी टाइप की ऐसा भी आपको फील्ड में दिखता है तो हमारे डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है, उन लोगों की हेल्प करनी है। लोगों को खुद भी जागरूक होना है और बाकी लोगों को भी इसमें हेल्प करनी है और जागरूक करना है। थैंक यू। शुक्रिया मैम हमारे से बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डिप्टी लेबर कमिश्नर मीनाक्षी कौल जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।